फिर एक बार मीरा भाईंदर में लैंड ग्रैबिंग का मामला सामने नजर आया। बहुत पहले हम सुना करते थे, छोटे होते थे, पिक्चरों में देखा करते थे किस तरह लैंड ग्रैबिंग किया जाता है, जमीनों पर कब्जा किया जाता है और मूवी में चलता रहा, गाड़ियां आ रही है, लोग उतर रहे हैं और उसके बाद शुरू होता है कब्जे का सिलसिला और वही जीता जागता नजारा आज देखने मिला। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम आपको जो किस्सा बताने जा रहे हैं, मैं जो बोलते जा रहा हूं, मेरे बगल में वो वीडियो आप देखते जाइए कि किस तरह से एक सीपी कार्यालय के पीछे स्काई आरम करके एक प्रोजेक्ट शुरू है और कुछ लोगों का कहना है, जो वहां पे पार्टनर है, उनका कहना है कि ये जमीन हमारी है। उसमें एक विवेकानंद झा है और उनके पार्टनर है वरसिया परिवार। लेकिन जिस तरीके से आज सवेरे नजारा देखने मिला लैंड ग्रैबिंग का, और उस पूरे मामले में हमने एक कांस्टेबल की भूमिका जो है बड़ी सराहनीय देखने मिली, जिसने वक्त रहते ही कहते हैं ना वर्दी का हक अदा किया है और उसने मामले को भांपते हुए कि यहाँ पे कायदा सुव्यवस्था जो है बिगड़ने वाली है, लेकिन उन्होंने हिम्मत और दिलेरी दिखाकर अकेला ही सब पर भारी था, नहीं तो खून खराबे से उस जगह को कोई नहीं रोक सकता था। वो भी नजर आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कि मीरा भाईंदर में फिर से लैंड ग्रैबिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं देशपूर्ण है और कानून व्यवस्था के लिए भी धब्बा लगाता नजर आ रहा है। और यहाँ के सीपी मधुकर पांडे को चाहिए कि ऐसे मामलों पे संज्ञान लें और आला अधिकारी जो बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, वो भी ऐसे मामलों में संज्ञान लें। किस तरीके से ये लामबंदी चल रही है, पार्टीबाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, आइए जानते हैं इस पूरे विषय में विवेकानंद झा से, जिन्होंने दावा किया है कि प्रॉपर्टी मेरी है और मैं पार्टनर हूं, जबकि अप्रैल महीने में उनके ऊपर इसी जगह पर, अगर उनकी जगह है तो उन पर काशीमेरा पुलिस स्टेशन ने ट्रेसपास का मामला क्यों लिया, क्यों उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ, और ये पूरा का पूरा मामला जो है उच्च न्यायालय में चल रहा है। अभी तक मामला विचाराधीन है, लेकिन इसमें एडवोकेट तरुण शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं विवेकानंद झा से और एडवोकेट तरुण शर्मा से क्या कहना चाहेंगे और क्यों उनको इतने दलबल के साथ आना पड़ा इस प्रॉपर्टी में। इन दोनों के साथ मुझे मुलाकात करवाया था ललन झा ने, तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी और पार्टनर खोज रहे थे ये लोग। तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बनाए, मेरा कंपनी टेलस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और प्रशांत वगासिया का पर्सनल ताकत से 50% में अभिज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनी। उसमें 50% मेरा कंपनी का 50% और 50% प्रशांत वगासिया। मैंने उनको पैसा जब ट्रांसफ़र कर दिया तो 15 अक्टूबर 2019 को उसने अपने माँ और बहन के नाम से एक कंपनी बना के, चूँकि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सेल परमिशन महाराष्ट्र सरकार से लेना था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र उसमें अपना माँ बहन के नाम के कंपनी डाल दी है। फिर जब वो सेल परमिशन आया 23 जुलाई 2020 को, मुझे पता लगा तो मैं आया, तो मैंने विरोध किया, तो कहा, मैंने पुलिस को धमकी दिया कि पुलिस में केस करूँगा क्योंकि पैसा तूने मेरा लगाया है। तो फिर उन्होंने कहा पुलिस में झाजी केस नहीं करिए, जो LLP कंपनी है उसमें माँ बहन को निकाल करके मैं आपको ले लेता हूँ 33%, जो MU के हिसाब से है। 2 MU बना था हम दोनों में 11 जून 2019 को। उसके बाद कंपनी चलने लगी, उसका रेरा लिया, सब कुछ। मैंने ये 142 फ्लाइट बनाया है। इसमें फिर जब नीचे का हिसाब देखा तो विघ्नहर्ता करके इन लोगों ने 2010 से एक कंपनी बना के रखे हैं, जिसमें 377 पार्टी का बुकिंग करके रखा है, 377 पार्टी का। उसमें इन लोगों ने 62 करोड़ रुपया कैश और पैसा लिए हैं रसीद के साथ, वो हमारे पास है एविडेंस से। वो लोग आते थे रोज, हमको उसको मेरा दो, और ये लोग चाह रहे थे कि मैं ये पैसा इसमें नहीं खर्चा करके दूसरे जगह ले जाऊँ पैसा ट्रांसफ़र। और आदिवासी, ये चूँकि प्रॉपर्टी आदिवासी का है, उसको 30% देना था। मैं कहा पहले आदिवासी को दो, उनको देना नहीं चाह रहे थे, प्रेशर बनाए।
ट्रेसर बनाने पे इनको तब मैंने मेल किया। जब मैंने मेल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर से 5 साल की कंपनी, इतना करोड़ों की कंपनी, अब अपना डिजिटल सिग्नेचर से प्रशांत वगसिया ने मेरा नाम आरओसी में से अपने माँ के सामने साथ एक फर्जी कंपनी बना के, और जिसको फर्जी बोला जाए, और फ्रॉड पेपर बना के लोड कर दिए और मेरा नाम वहाँ से हटवाए। फिर मैंने आरओसी को बोला, आरओसी ने कहा साझेदारी समाप्ति का कोई भी पेपर पोर्टल पे नहीं मिला। फिर मैंने आरओसी को शिकायत किया तो मंत्रालय को उन्होंने शिकायत किया। मंत्रालय ने पूरी कंपनी की 13 जनवरी 2025 को पूरा जांच करने का वो दे दिया है। फिर पुलिस कंप्लेन हुआ था, पुलिस ने एफआईआर लिया है। पुलिस उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका बेल रिजेक्ट हुआ। फिर ये हाई कोर्ट गए, जब देखे कि ये फंस गए तो हाई कोर्ट में प्रशांत वगसिया ने एफिडेविट दे दिया है कि ये विवेकानंद झा हमारे पार्टनर है और 33% का पार्टनर है इस प्रॉपर्टी में। तो जज साहब ने उसको पेस्ट कर दिया है ऑर्डर को। इससे आगे हमारे वकील साहब मुझे ये बताइए कि आप हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट का तथ्य क्या है कि हाईकोर्ट की स्थिति क्या है वो बताइए। हाईकोर्ट अभी हेयरिंग नहीं किए हैं, नहीं हाईकोर्ट अभी सिर्फ 2 बार देखे हैं, उन्होंने उसमें ट्रांसफर किए हैं एक मध्यस्थता के लिए कि अगर आप लोगों को ऐसा हो तो मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं। आएगा नहीं सर? मुझे ये बताइए कि हाँ। इसी जगह पे आपकी एक एफआईआर हुई आपके नाम पर ट्रेसपास की, तो आपकी प्रॉपर्टी तो ट्रेसपास कैसा? आप ये तो इसका जवाब पुलिस दे पाएंगे। सर एफआईआर तो आप पे हुई है तो पुलिस कैसे जवाब देंगे? पुलिस ही एफआईआर तो पुलिस लेता है। तो मतलब आपकी जमीन पे पुलिस ने झूठी एफआईआर की है? ये 100% है ना। ये प्रॉपर्टी आज से तो नहीं है, मेरा 2 कंपनियां है। अभिज्ञान इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मेरा कंपनी टेलीस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर है 50%, और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप एनसीएलटी में भी हैं और गुजरात में सूरत में जहाँ कंपनी है तो वो वहाँ पे दिवालिया घोषित है, ऐसा कुछ है क्या? हमारा एक है जो हाईकोर्ट में है ना। अब इसीलिए कंपनी तो अब एनसीएलटी में है। सर एनसीएलटी में रहने के बाद ऐसी जानकारी है, जैसे जानकार सूत्र कहते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं रह सकते कि एनसीएलटी में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है सीज हो जाती है। नहीं ऐसा ना तो प्रावधान है, ये इसीलिए बनाया गया 2017 में, रूल बनाया 16 में और 17 में आईबीसी आया है। इसीलिए आया है कि ना तो उद्योगपति को दिक्कत हो, ना फाइनेंशियल को दिक्कत हो, ना बैंक को दिक्कत हो। इसको एक जो जिसका पार्ट है उसको वहीं पे खत्म किया जाए ताकि आगे उद्योग तनावपूर्ण बनी हुई यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के लोग हैं और यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने 5-6 साल से स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये 5-6 साल से ये सब स्थिति यहाँ पे था, लेकिन मैं पूरा कंट्रोल करके आज तक चला। आप देखिए, ये बात ये है कि जब कंपनी बनी थी तो 1 लाख रुपया पूंजी कैपिटल था। 1 लाख रुपया कैपिटल के बाद कंपनी मैंने लिया था, उस वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट 33% के लिए किया था 3 करोड़ 37 लाख रुपया। माने एक शेयर मैंने खरीदा था जब पार्टनरशिप में, तो हमने लगाए थे उसका लगाया था मैंने 10,21,000 रुपया। आज हमारा आईटी में गवर्नमेंट ऑफ रिटर्न में मेरा कैपिटल है एक शेयर का 2 लाख रुपया। उस हिसाब से मेरा एक कैपिटल का दाम 22 करोड़ 42 लाख रुपया होता है। उस हिसाब से 673 करोड़ मेरा हिस्सा निकलता है। उसके बावजूद भी इसने अपने मम्मी को 23% शेयर 23,000 में दे करके ले लिए। फिर मेरे को दबाने के लिए और मेरा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये दोनों मिल करके, इसके पास 67% शेयर था, 25% दे दिया अख्तर खान को 8 नवंबर 2021 को, 1 जुलाई को दे दिया है माँ को 23%, उसके बाद बचा 19%, उसके बाद इसके पास बचा 23% माँ के पास, दोनों मिला के 42%, दोनों के पास 42% शेयर है। शंकर झा को दे दिया 50%, 50,000 में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का शेयर, 50,000 इन्वेस्टमेंट 50% शेयर दे दिया, इतना 420 फ्रॉड करके। शंकर झा से है कि वारिस हमारा कोई मेरा विवाद शंकर झा से इसलिए है थोड़ा सा कि वो मेरा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है 420 से, फ्रॉड से, ये गलत है। और मेरा विवाद तो मैन हमारा पार्टनर है प्रशांत वगसिया, है ना। प्रशांत वगसिया ये 420 कर रहा है। इसके पहले भी आपका विवाद हो चुका है, कुछ बात आगे बढ़ी हुई है, कुछ विवाद पहले वारिस परिवार से आपका हुआ है? प्रशांत वगसिया से इस बात पे है विश्वास, हमारा उसका विरोध है कि हमारा जो 62 करोड़ रुपया तूने पब्लिक का लिया है,
जो मुझे उसको फ्लैट देना पड़ रहा है और वो पीड़ित है, उसका हिसाब दो मुझे 62 करोड़ का 62 करोड़। एडवोकेट जी क्या कहेंगे आप? और क्या कहना चाहेंगे पूरे माहौल पे? सर मैं माहौल से ज़्यादा पहले ये बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे क्लाइंट का 33% शेयर है, जो आरओसी ने भी डिनाई नहीं किया। आरओसी का ये बोलना था कि जो डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होती है इस एफआईआर आरओसी के अंदर, किसी को अगर पार्टनर को निकालना है वो डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, तो आरओसी का ये बोलना कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है मतलब किस फ्रॉड मीन से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसकी हमने एफआईआर करवाई ईओडब्ल्यू में 55/2015 जो रजिस्टर्ड है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में इनको एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जब इनको एंटीसिपेटरी में इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट किया तो क्लियरली ये बोला गया कि आप क्या भर रहे पहले वो बताइए। फिर उन्होंने एक ऑफर और एक एफिडेविट उनके एडवोकेट के द्वारा हाई कोर्ट में दिया गया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वी आर रेडी टू डिपॉजिट 1.5 CR, और उसी एफिडेविट में और उनके ही वकील ने कोर्ट के अंदर, जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने बोला कि झा साहब को बहुत ही गलत तरीके से निकाला गया है। ये उनके एडवोकेट का खुद में कोर्ट में बोलना था। जहां तक रहा सवाल, ये कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसलिए इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन और मीडिएशन चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तरुण जी, जिस तरह से आप वकील हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर बना, आपको नहीं लगता है कि कानूनी तरीके से इसका हल होना? सर 100% कानूनी तौर पे हमने जब एफआईआर की तो हमको कानूनी तौर पे ही हल चाहिए था, इसलिए हमने एनसीएलटी से लेके रेरा तक अपन ने इसको अप्रोच किया है। रेरा में हमने एप्लीकेशन यही डाली है, और मेरी रेरा की एप्लीकेशन वेरी स्पेसिफिक आज के इस कार्यक्रम को लेके क्यों है। हमारी एप्लीकेशन जो रेरा में थी, हमने रेरा में कोर्ट को ये बताया है कि ये अगर आज कोई भी सोल सेलिंग एजेंट मेरी प्रॉपर्टी में आता है, मेरा माल जो ये आपको सामने दिख रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है जो करीबन 200-300 करोड़ का है, ये प्रोजेक्ट कोई भी आदमी बेचता है तो उसके बारे में रेरा को बताया जाता है। रेरा में सर्टिफिकेट अपलोड होता है, रेरा सर्टिफिकेट मिलता है। आज ये प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है, हमारी कंपनी के नाम पे है, अविग्नार कंपनी के नाम पे। पर आप पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, ये आज मैं आपको बोल रहा, पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, आपको एक भी बैनर पे अग्निवीर बिल्डर दिखेगा तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ये हमने कल कोर्ट को भी बताया था। ये सवाल वही है जिस तरह से जैसे जी ने पूछा है कि तनाव का माहौल है, आप कानून को मानने वाले लोग हैं। सर तनाव चीज कानून, सर हम हमारी कानूनी तौर पे मैं मेरी प्रॉपर्टी पे आया था, मेरी प्रॉपर्टी पे आने पे आप देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मेरे साथ जो लोग आए जो तनाव पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आज मेरी प्रॉपर्टी पे कोई ओपनिंग कर रहा है मुझे ही नहीं मालूम है। मेरी प्रॉपर्टी कोई और आज लाखों लोगों को बुला के इधर बाल बेच के चला जाएगा और मैं क्या करूंगा? वो भी दूसरे नाम एक मिनट, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। एक समझिए आप, रेरा सर्टिफिकेट में रेरा नाम दिया जाता है, रेरा बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। आज ये प्रॉपर्टी इधर से जब एडवांस पैसा लिया जाएगा, किसके नाम पे लिया जाएगा? मुझे पता है? नहीं पता है। आगे जाके जब कंपनी का लॉस होगा, कंपनी को जो पैसा भरने को आएगा वो कौन भरेगा? क्योंकि मैं आज भी पार्टनर हूं, मेरे सर पे जहां मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वहां मुझे नुकसान भरना पड़ेगा लोगों का। सबसे बड़ी बात, ये पूरी जमीन आदिवासी लैंड है। ये आदिवासी लैंड होने के कारण मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर ये प्रॉपर्टी पे जब हमने आरओसी को और सबको ईमेल किया कि ये आदिवासी के लैंड पे आदिवासी को पैसे आज तक नहीं मिले गए, जहां पे एग्रीमेंट है 33% का, 33% 30% उसको डेवलप करके देना था। आज वो आदिवासी अभी भी अपने झोपड़े में रह रहा है बेचारा, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। बाकी लोग रह रहे, आप देख सकते हैं, बाकी लोग रह रहे। तो मैंने ये बकायदा मेरी कंपनी के पार्टनर प्रशांत वेगासिया को ईमेल किया था। आज आपने मेरे क्लाइंट को ये भी पूछा था कि आपके ऊपर एफआईआर क्यों हुई, जहां तक मुझे याद है शशि जी ने पूछा था, तो उसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने एक ईमेल किया मेरे पार्टनर को, आदिवासी यहाँ पे रह रहा है, उसमें में इसके हम पार्टनरशिप से निकाल देंगे। वो पार्टनर मुझे ये लिख रहा है जिसको मैंने पैसा दिया, जिसके कारण, जिसके इन्वेस्टमेंट के कारण जब मैं पार्टनर बना, इस बिल्डिंग की ओसी और सीसी आया, वो मुझे बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य और शॉकिंग था। तरुण जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें शंकर झा का क्या रोल है? जिस तरीके से आपने कहा, इन्होंने भी कहा कि एक शंकर झा यहाँ पे सोल सेलिंग बन के आता है, बैनर लगा सकता है। सर मैं आज भी यही सवाल जैसे आपने पूछा, मेरी एफआईआर जो है, मैंने मेरी एफआईआर में भी ये लिखा कि मुझे मालूम नहीं शंकर झा सोल सेलिंग एजेंट है कि पार्टनर है कि ओनर है, पर जहाँ तक मुझे दुख ये हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी पे एक भी बैनर मेरा नहीं है,
बाकी सब जगह पे जहाँ रियलिटी आ गया है। तो ये मेरे लिए शॉकिंग है। ये आपके लिए भी होता अगर आप घर के बाहर एक दिन के लिए गए और आपके घर में कोई आके बैठ जाएगा तो आप ये सवाल तो करोगे अपने घर वालों से कि ये कौन है, ये बंदा कौन है। जो अगर आपको बोलेगा कि मैं आपके परिवार को, तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं करे आज मैं पार्टनर हूँ, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है साथ में, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन है। तो ये मुझे मालूम ही नहीं। अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है प्रशांत वेगासिया ने जहाँ पे मेरे सिग्नेचर है, जहाँ में हमने इनको सोल सेलिंग दी है, तो वो दिखा दे हमको तो वो भी नहीं मालूम। इनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। जिस तरीके से आपने कहा आदिवासी लोगों को पैसे नहीं मिले, ये भी तो ये बनो तो पार्टनर थे, तो इनकी लायबिलिटी नहीं थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। तो इन्होंने इतने वर्षों तो क्यों चुपचाप बैठे थे? सर कहाँ चुपचाप बैठे? हमारी बिल्डिंग जब बनके तैयार हुई, हमने उनको ईमेल किया है कि बिल्डिंग बन गई, उसको लैंड दीजिए। जो आपने देखा फर्स्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं, सेकंड बिल्डिंग में हम पार्टनर थे हम तो सेकंड बिल्डिंग बनते हमने क्लेम किया कि उसको दे दीजिए। आप मेरे ईमेल देखिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। मेरे एफआईआर की कॉपी देखिए, मेरे आरओसी के देखिए, मेरा रेरा सर्टिफिकेट देखिए जो मेरी बिल्डिंग के नाम पे है। आप आज मीरा भाईंदर में घूम जाइए, 100-200 बैनर लगे आज के इस प्रोजेक्ट का। मैं शौक था कल रात को जब बैनर देखे कि मेरा नाम ही नहीं है। और आदिवासी को देना उनका 67% में था। और जो आपने कहा कि आदिवासी को जो देना है, दैट होल्ड्स अंडर दैट 67% वेयर ही इज अ पार्टनर। आई एम 33% पार्टनर था, इसलिए तो मैं आपको एग्रीमेंट में देख लीजिए। और हमने यही प्रेशर किया उनको, जिसके कारण ये एफआईआर हुई है। देखिए, आपने एडवोकेट तरुण शर्मा को भी सुना, विवेकानंद झा को भी सुना, लेकिन हमने जो सवालात किए उन सवालात का जवाब देने में वो आनाकानी करने लगे। शायद उन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा, जबकि ये पूरा मामला जो है उच्च न्यायालय में प्रलंबित है। और विवेकानंद झा जो है एनसीएलटी के एक वादित व्यक्ति हैं, जबकि एनसीएलटी में अगर कोई जाता है ना ही वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, ना ही कोई बिजनेस कर सकता है। ऐसी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, लेकिन इसमें तो कानून के ज्ञाता ही बता सकते हैं। आइए इस पूरे विषय में जानते हैं, क्योंकि आज शंकर झा जो झा रियल्टी वाले हैं, उनका वहां पर ओपनिंग था और शाम को मुहूर्त है, बड़े से बड़े नेता वहां आने वाले हैं। काफी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, लेकिन जिस तरीके से सवेरे 11 बजे ये हाई प्रोफाइल ड्रामा लैंड ग्रैबिंग का देखने मिला, तो कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण था। और इस पूरे मुद्दे में क्या कहना चाहते हैं, और वलसिया परिवार लेन देन था, किस तरह की पार्टनरशिप थी, और इसमें शंकर झा की क्या भूमिका है, शंकर झा इसमें किस तरह शामिल होते हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्योंकि उन्होंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन का रुख किया था, वो कहते हैं कि मैं कानून के जरिए जाऊंगा और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं ऐसे विवादों में नहीं फंसना चाहता, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार के तरीके से इनको जवाब दूंगा। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिनका कहना है कि मेरा ही क्लब हो, मेरा ही होटल हो, मेरा ही सब कुछ हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उत्तर भारत यहाँ बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। क्या एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगी मीरा भाईंदर में? ऐसा कोई कंपलसरी है क्या पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे क्या? यही मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस से, प्रशासन से, कि सारे लॉ को संवैधानिक तौर से संभालें और किसी के प्रेशर में आकर के एक तरफा डिसीजन ना दे कुछ भी। जो लोग आए थे अपने साइट पर, कौन लोग थे और क्या विवाद है, क्या किस वजह से उन लोगों ने इस तरह से किया? ये जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा, जिसके तहत वो लोग उनके कहने से आया था। सही टाइम आने के बाद मैं नाम डिटेल सब बताऊंगा, सर्टेन एक टाइम दे मुझे, मैं बताऊंगा। क्या मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ मीरा भाईंदर के यहाँ के प्रशासनिक या बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, क्या संवैधानिक तौर पर जो बैठे हुए सिस्टम है, क्या उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज का यहाँ बिल्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम कहीं पे लैंड परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, और ये लोग हम लोगों को परेशान करने के लिए ठेका ले रखे हैं। सर, ये जो वहाँ पर कुछ मीडिया को बाइट दिया गया है, झा कोई बंदा है, उसने कहा कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, तो क्या है पूरा मामला? ये है कि वो एक मोहरा है, पीछे से उनके कंधे में बंदूक चलाने वाला कोई और है। मैं फिर आपको बताता हूँ, सही टाइम आने के बाद मैं पक्का भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं सब इंटरफेयर करूँ, बट सही टाइम आने के बाद मैं पक्का उनका नाम बताऊंगा। तभी जो आपके साइट पे हुआ उसके लिए आपने किस तरह का भी शिकायत दर्ज कराई क्या कुछ? मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है। उनके तहत साहब लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया उनका, और बोले कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी आप लोगों से इस मतलब सिक्योर कर रहा हूँ मामला। क्या साहब, मैंने सुना है कि ये मामला जो है उच्च न्यायालय में प्रलंबित है, उसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें और वहाँ पे दहशत का माहौल, तो कहाँ तक उचित है?
ये कहीं नहीं, अगर हमारे जो संविधान है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो कहीं पे ये उचित 1 पैसे का भी नहीं, 1% का भी नहीं है। बट फिर मैं बोलता हूँ यहाँ का एक सिस्टम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चाहते हैं मीरा भाईंदर में अगर काम करे तो मैं ही काम करूँ, अगर अदरवाइज कोई नहीं काम करेगा। बट सही टाइम आने के बाद में मैं पक्का एजेंडा उठाऊंगा कि यहाँ डेवलपर एसोसिएशन बनाएंगे और उसके तहत हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज आपके वहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और ये आज हुआ, सर क्या बोलेंगे? आज ऑफिस लॉन्च है हमारा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है स्काई ऑरम के नाम से, और भगवान ने चाहा, भगवान की ब्लेसिंग के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। बट फिर भी जो बुरे लोग होते हैं उनके जो देखने का नजरिया और तौर तरीका वो बहुत चेंज होता है, जो बार बार बाधा डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन पे किस तरह का भरोसा करेंगे? मैं हर तरीके का सपोर्ट किया, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर है, जितना मिलनी चाहिए उतने नहीं मिली, बट फिर भी सपोर्ट है। को जिस तरीके से शंकर झा ने बताया है और हम वो भी दिखा रहे हैं, उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं। कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और तकरीबन 550 से ज्यादा उसमें फ्लैट बन रहे हैं, आलीशान फ्लैट बन रहे हैं, जबकि ये जमीन जो आदिवासी जमीन है। और शंकर झा ने जिस तरीके से प्रकाश डाला है और उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं कहा, लेकिन इतना कहा है कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मीरा भाईंदर में इस तरह से लैंड ग्रैबिंग करना चाहती है। और मैं एक बिहार से आया हुआ व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, क्या मुझे बिल्डिंग बनाने का हक नहीं है? क्या मुझे यहाँ पे बिजनेस करने का हक नहीं है? ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार पर एक सवालिया निशान बना रहा है। क्या आम आदमी को व्यापार करने का हक नहीं है? अब इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं, यहाँ के परिवहन मंत्री क्या संज्ञान लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से शंकर झा ने जानकारी दी है और उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा है कि मुझे यूपी बिहार का समझ के टारगेट किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र की भूमि कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जबकि आपको कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में सभी को व्यापार करने का हक है, जब तो हमारा जीपीडी महाराष्ट्र का इतना ज्यादा ग्रोथ किया हुआ है। आखिर हम ऐसे ही टारगेट करेंगे तो कौन इंडस्ट्रियल आएगा, कौन व्यापारी महाराष्ट्र में आएगा जो व्यापार करेगा? अब देखना है आने वाले समय में पुलिस या जांच में क्या आता है और किन लोगों को पुलिस आरोपी बनाती है। लेकिन उस कांस्टेबल की भूमिका जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, सराहनीय रही है, नहीं तो ये खून खराबा होता और किसी की भी जान जा सकती थी। कैमरामैन प्रभान में निकटास, शशि शर्मा।